हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 7 बजे, बिल्कुल सुबह 7 बजे हम लोग आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव आते हैं। लाइव यहाँ पर 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहाँ पर ये जो 25 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर जो है डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोग बता देंगे कि आवाज़ जो मेरी है वो आप सभी को क्लियर सुनाई पड़ रही है, जो वीडियो है वो विजिबल दिखाई पड़ रहा है नहीं है, नहीं पड़ रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग को कभी कभी क्वेश्चन जो है ब्लर दिखाई पड़े तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिया करिए, जिससे आप लोग को चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, ऐप अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो कर लीजिएगा। इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। DAOG ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सिंपली आपको इसको सर्च कर लेना, आपको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पर इस पहला क्वेश्चन है और आंसर करने का प्रयास करेंगे सभी लोग यहाँ पर कि श्री अरविंदो आश्रम जो आपका कहाँ पे अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पर आंसर कीजिए सभी लोग। श्री अरविंदो आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो भाई अरविंदो आश्रम की अगर हम बात करते हैं तो पांडिचेरी। यहाँ पर आंसर जितने लोग जवाब दे रहे हैं डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, पांडिचेरी में आपका ये अवस्थित है। और यहाँ पर कई चीज़ें आपके यहाँ पर बन सकती है भाई। जो अरविंदो आश्रम है इसकी स्थापना किसने की थी? तो अरविंदो आश्रम की जो स्थापना है किसने की थी, कब की थी, कई सारी चीज़ें बन सकती है। तो इसको जो फाउंड किया गया था 24 नवंबर 1926, यानी कि 24 नवंबर 1926 ईस्वी को। आज से देखा जाए तो 94 ईयर्स ओल्ड हो गया। तो इतने पहले जो इसको खोजा गया था, इसकी स्थापना हुई थी। और श्री अरविंदो ने, ठीक है, श्री अरविंदो ने जो है इस आश्रम को स्थापित किया था। और ये कहाँ पे भाई? पांडिचेरी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की? क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर करने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। और मैं आप सभी के कमेंट बॉक्स भी चेक करते रह रहा हूँ, तो आप सभी लोग यहाँ पर जवाब देते ही चलिए। भाई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी जवाब है यहाँ पर। विलियम जोन्स है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देखिए जवाब दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भाई अगर हम बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी के बारे में, मतलब इस्टेब्लिश तो काफ़ी पहले हुआ था, लगभग 1784 ईस्वी में, यानी कि आज के 200 प्लस ईयर्स हो गए। इतने पहले आपका ये जो है बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पर पूछा गया कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स, याद रखिएगा। जितने भी लोग यहाँ पर विलियम जोन्स जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए 1936 में एक और जो है इसका नाम चेंज हुआ था एशियाटिक सोसाइटी का। कई बार आपकी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो 1936 में जो है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो गया था। और ऐसे ऐसे आपके इसके नाम जो है ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तब यहाँ पर इसका जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा, आंसर कीजिए सभी लोग कि भाई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये जो कार्यक्रम है कब शुरू किया गया था? चलिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ना, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से जो भी चीज़ें बन सकती हैं वो आप लोग थोड़ा सा खुद से रिसर्च करने का प्रयास किया करो। क्वेश्चन वहाँ पे कैसे बन सकता है वो सब जो है चीज़ें देखने का प्रयास किया करो। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग बेसिकली अब कब हुई थी? इसकी स्टार्टिंग आपकी हुई थी 1987-88 में। ठीक है, 1987, 88 या 86 के बाद जो है ये स्टार्ट हुआ था। और ये बेसिकली एक एजुकेशनल पॉलिसी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, एजुकेशनल पॉलिसी कह सकते हो, NPE। ठीक है, इसको स्टार्ट बेसिकली किया गया था राजीव गांधी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 1987 के आसपास जो स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? यस और नो? अगर कोई चीज़ अगर आपके दिमाग में डाउट रहता है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है, कमेंट करके पूछिए। इंस्टा पे आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई, भारतीय संविधान में भाषा हिंदी को क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन मैं आप सभी को हिंदी में भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, हिंदी में भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो भारतीय जो संविधान है अपना, उसमें जो हिंदी लैंग्वेज है उसको क्या कहा गया? राष्ट्रभाषा नहीं भाई, राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है, क्योंकि राष्ट्रभाषा हिंदी है, मानते हैं हम लोग हिंदी जो अपनी राष्ट्रभाषा है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया संविधान में क्या कहा गया है, तो संविधान में राजभाषा। अब आप लोग के दिमाग में ये बनना चाहिए भाई, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या होता है। देखो, राष्ट्रभाषा क्या होता है कि
एक ऐसी लैंग्वेज जो हम लोग यूज करते हैं, मतलब पूरे पूरे राष्ट्र में जो है लोगों के द्वारा जो है सबसे जो एक अधिक समुदाय के लोगों द्वारा यूज की जाती है वो लैंग्वेज आपकी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे हिंदी। तो अपने हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। बट अगर भारतीय संविधान की बात करते हैं तो उसमें हिंदी को दर्जा दिया गया है राजभाषा। राजभाषा का मतलब क्या होता है? राजभाषा का मतलब होता है कि राजकीय भाषा, यानी कि जो राजकीय सरकारी कार्य होते हैं उनकी जो लैंग्वेज है आपकी वो क्या है? हिंदी है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 5 है। इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करते करते हुए चलेंगे। खरोष्ठी लिपि जो है लिखी जाती है, खरोष्ठी लिपि। कल मैंने आपको ब्राह्मी लिपि के बारे में बताया था, लिपियों का लिपि जिसे बोला जाता है, बट यहाँ पर अभी खरोष्ठी लिपि के बारे में पूछा गया है। ये किस साइड से किस साइड की ओर लिखा जाता है? तो इसका जो आंसर है सभी लोग करते हुए चलेंगे, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा बी। जितने लोग भाई ए जवाब दे रहे हैं भाई काफ़ी दुख है उनके लिए, बट यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। दाईं से बाईं ओर खरोष्ठी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है? दाईं से बाईं, यानी कि बेसिकली हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग बाईं से, हम लोग देखो बाएं से स्टार्ट करते हैं, दाईं की ओर चलते हैं ना। और खरोष्ठी क्या होता है? इधर से इधर, जैसे उर्दू वाली लैंग्वेज है वो आपका जो है वो भी दाएं से बाएं लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और इस प्रश्न का आंसर जो है करते हुए चलिएगा कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोय। बहुत ही अच्छी बात कही गई है भाई। जो दुख होता है, जब दुख में सब सुमिरन करते हैं और सुख में करे ना कोई, यानी कि जब आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है ना, तब लोग भगवान को याद करते हैं। और जब आपको सब कुछ आपके साथ सही चल रहा होता, सुखी होते हैं ना, तो उस समय भगवान को लोग थोड़ा कम याद करते हैं। तो ये जो है ये पंक्तियाँ जो हैं किसके द्वारा कही गई हैं? सभी लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे, आंसर करते हुए चलेंगे। तो कबीर दास, ठीक है, कबीर दास। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है ये यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी लोग यहाँ पर मीराबाई जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर कबीर दास जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, और इस प्रश्न का जो आंसर है आप लोग कीजिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है कि वहाँ पर एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझोगे और आप एक अक्षर पढ़ के जवाब दे दोगे ना, तो वहाँ पे गलती हो जाती है आप सभी से। वो अनअकैडमी पर मैंने बहुत देखा है। तो यहाँ पर बोला गया कि किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। यानी कि आपसे पूछा गया है जो आपका नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय है, ठीक है, या नांदेड़ गुरुद्वारा जो है वो सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल जो है क्यों माना जाता है? तो इसका जो आंसर है सभी लोग देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा, क्योंकि नांदेड़ा जो गुरुद्वारा है यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की क्या है? समाधि स्थल है। इस वजह से जो है ये सिख समुदाय के लिए एक काफ़ी पवित्र स्थल है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, 10वें गुरु थे। आई होप आप सभी को इनके बारे में पता ही होगा। तो और गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है। इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिएगा सभी लोग, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? देखिए शास्त्रीय नृत्य अलग होता है, लोक नृत्य आपका अलग होता है। हम लोग जो ज़्यादातर याद करते हैं पढ़ते हैं वो हम लोग शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया पुरुष जो है किसमें भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ पर आंसर करते हुए सभी लोग चलेंगे। काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर, मतलब डिफरेंट टाइप के आंसर आ रहे हैं। कुछ लोग के ए बी सबके अलग अलग आ रहे हैं, बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, जितने भी साथियों ने ओडिसी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। और हाँ, जितने लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज़ में भाग नहीं लिया, जो मैंने ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट सीरीज़ रखा हुआ है और रीजनिंग का टेस्ट सीरीज़ है, अगर आपने उसमें अभी तक भाग नहीं लिया है, जो कि बिल्कुल फ्री है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट के नाम पे लोग ज़्यादा आते हैं, तो बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपने नहीं दिया है तो आज रात को 11 बजे तक उसको दे सकते हैं, क्योंकि कल मैंने उसका टाइम जो थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया था। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे और सभी लोग इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो नृत्य है उसका संबंध किससे? भाई देवदासी परंपरा से है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी लोग आंसर करते हुए चलिएगा। चाक्यार कुंतु, ओटन तुलन, इसके अलावा मोहिनी अट्टम और कृष्ण अट्टम। तो इन सब में अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं भाई मोहिनी अट्टम, ठीक है। देवदासी परंपरा से यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मोहिनी अट्टम से एक चीज़ पेपर में आपके बनता है कि मोहिनी अट्टम जो है डांस जो है आपका, ये जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका किस स्टेट से आता है निकल करके? तो ये जो आपका आता है किससे? बिल्कुल सही बात है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देखिए आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, केरला का है, ठीक है। केरला का जो आपका मोहिनी अट्टम है इसको याद रखिएगा। अब केरला की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो केरला से एक और नृत्य संबंधित है, वो आपका कथकली। कथकली, ठीक है, कथकली के बारे में मैंने आपको
कल बताया था। कथकली जो होता है वो कथ और कली, कथ मतलब होता है कथा और कली मतलब होता है नाटक या कहानी कह सकते हो। तो कहानी और नाटक के माध्यम से जो नृत्य नृत्य जो है प्रस्तुत किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कथकली। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? यस और नो सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। एंड बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया है, जैन मत के अकॉर्डिंग उनके अंतिम में से एक पहले तीर्थकर कौन थे? अब देखो जैन मत सिंपल समझिएगा, टोटल आपके 24 वहाँ पर जो 24 यानी कि 24 तीर्थकर थे। अब 24 तीर्थकर में पूछा गया कि अंतिम तीर्थकर से एक पहले यानी कि 23वें तीर्थकर के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया भाई? 23वें तीर्थकर के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो 24वें तीर्थकर थे वो आपके महावीर स्वामी जी थे। ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 24वें तीर्थकर आपके कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। पहले तीर्थकर कौन थे भाई? ऋषभ देव थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ। 23 नंबर के जो तीर्थकर थे वो आपके पार्श्वनाथ थे। तो बिल्कुल सही बात है, जितने भी लोग यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा और आप सभी लोग यहाँ पर आंसर करते हुए चलिएगा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? 11 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर इस प्रश्न का ट्राई करिए सभी लोग और आंसर करते हुए चलिएगा। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा? भाई दो शाखाएं बेसिकली है, हीनयान और महायान। और यहाँ पर वज्रयान काल चक्रयान भी दिया गया, बट यहाँ पर आप लोग को आंसर करना है कि किस शाखा में मंत्र, हठ योग, तांत्रिक आचारों की प्रधानता है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग महायान जवाब दे रहे हैं, बट याद रखिएगा जितने भी लोगों के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वज्रयान, वज्रयान यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये जो वज्रयान है यहाँ पर जो है आपका बेसिकली ये किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 है, जो आपके शंकराचार्य हैं। ये क्वेश्चन मतलब पिछले 3 दिनों से रिपीट होकर इस तरीके से मिल रहा है, पता नहीं, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है, अंदर से फीलिंग आ रहा है कि क्या ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता आ ही जाए, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार ये क्वेश्चन आप सभी को मिल रहा है। आंसर करते हुए सभी लोग चलिएगा। ये भाई शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर अद्वैत वेदांत काफ़ी सारे लोग के जवाब आ रहे हैं, ठीक है। अद्वैत वेदांत बहुत ही अच्छी बात है। और आज काफ़ी लोगों ने जवाब इसलिए सही किया क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से ये चीज़ें यहाँ पर आपकी चल रही हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन सभी लोग बढ़ रहे, अगले क्वेश्चन में बढ़ा जाए। क्लियर है यहाँ तक ना? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? देखिए पुष्टि मार्ग के बारे में यहाँ पर बोला गया है, इसके दर्शन की स्थापना जो है किसने की थी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है। आंसर करते हुए सभी लोग चलिएगा। चैतन्य, सूरदास, नानक, सूरदास या गुरु नानक या वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर पुष्टि मार्ग की जब भी बात आती है, पुष्टि मार्ग की बात आती है तो वल्लभाचार्य नाम जो है याद रखिएगा। इन्होंने जो है दर्शन पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, उगाही पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा पर्व भाई? उगाही पर्व जो है आपका किस स्टेट में, कौन से राज्य में मनाया जाता है, आपको ये बताते हुए चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जवाब देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग के सही आ रहे हैं। चलिए बहुत ही अच्छी बात है और जवाब बिल्कुल सही आ रहा है सर। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है। उगाही जो पर्व है आपका कर्नाटका में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फरवरी 28 का ही महीना था इस बार वाला, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असम का एक बहुत पेपर में आता है, असम में एक पर्व होता है बिहू, असम में एक पर्व होता है बिहू, ये कई बार आपके पेपर में आ चुका है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्या पता आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए या पूछ लिया जाए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू श्रीरंगा मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? भारत का सबसे बड़ा हिंदू श्रीरंगा मंदिर जो आपका कहाँ पे अवस्थित है? कटक, खजुराहो, पुरी या तिरुचिरापल्ली? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 दिया गया है और प्रयास करिए, थोड़ा सा कोशिश करिए इसका जवाब देने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो भाई यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, श्रीरंगा मंदिर जो आपका अवस्थित है कहाँ पे? तिरुचिरापल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। अब देखो यहाँ पर आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए भाई, आपका ये जो तिरुचिरापल्ली है ये बेसिकली आपका कहाँ पे है, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप लोग फटाफट बताते हुए चलिएगा, तिरुचिरापल्ली जो आपका कहाँ पड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपसे पीछे यहाँ पर पूछा है। तो काफ़ी लोग के श्रीनगर जवाब आ रहे हैं, भाई श्रीनगर अलग है, यहाँ पर तिरुचिरापल्ली पूछा गया है। जवाब देते हुए तो लोग चलिएगा।
बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखा जाए तो तिरुचिरापल्ली जो आपका तमिलनाडु, जितने लोग जवाब दे रहे हैं, एक तमिलनाडु में शहर पड़ता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। देखिए सबसे पहला नहीं पूछा गया, सबसे बड़ा पूछा गया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ हमेशा आप लोग क्वेश्चन पे फोकस किया करो। क्वेश्चन अगर आपने सही से पढ़ा है तो आंसर भी क्या पता सही ही दे कर आओगे वहाँ पर। तो सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा गया है, 60 नंबर क्वेश्चन है और जवाब बिल्कुल सही आ रहा है सर। सबसे बड़ा महाकाव्य यहाँ पर आपका महाभारत है। ठीक है, महाकाव्य की अगर हम बात करते हैं, महाभारत, इसकी लड़ाई टोटल 18 दिनों तक चली थी और कुरुक्षेत्र में इसकी लड़ाई हुई थी। ये सब आई होप आप सभी को इसके बारे में नॉलेज तो इतना होगा ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग प्रयास कीजिएगा आंसर करने का कि एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा मेला जो है आपका कौन सा है, 170 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा कि भाई एशिया का सबसे बड़ा मेला, बिल्कुल सही बात सर, हरिहर क्षेत्र का जो मेला है। ठीक है, हरिहर क्षेत्र का जो मेला है ये आपका एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार बना लीजिएगा। स्टार में जो क्वेश्चन करवाता हूँ उसको आप लोग जरूर कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्या पता आपके पेपर में वहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो इसलिए मैं आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जो है स्टार बना लिया करें। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग पहुंचेंगे भाई, 18 की तरफ पहुंचेंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है। माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है, ठीक है, ये किसको समर्पित है। आई होप यहाँ पर ऑप्शंस देख करके आप लोग जवाब दे सकते हो। क्यों? क्योंकि जो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। माउंट आबू का जो ये दिलवाड़ा मंदिर इसको जानते हैं जैन दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, जैन माना जाता है ना, यानी कि जैन तीर्थकर को समर्पित है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित कौन सा आश्रम भाई, पवनार आश्रम जो आपका कहाँ पर स्थित है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जितने लोग यहाँ पर देखिए, पवनार आश्रम जो आपका अवस्थित है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो आपका कहाँ पर अवस्थित है, देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है और जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। काफ़ी सारे लोगों के जवाब देखिए यहाँ पर सही आ रहे हैं। तो भारतीय देहरादून, देहरादून कहाँ पड़ता है भाई, उत्तराखंड में पड़ता है और सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय ये यहीं पर अवस्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। तो भाई से अगर हम बात करते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो ये सर्वे ऑफ इंडिया है बेसिकली आपका, इसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं और ये देहरादून में इसका हेड क्वार्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट, 1767 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना जो है किसने की थी। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। भाई जामिया मिलिया इस्लामिया कहाँ पे अवस्थित है, ये भी क्वेश्चन में आपके बन सकता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। भाई अलग अलग दोनों हैं, जाकिर हुसैन और उनकी बात हो रही है। तो जाकिर हुसैन जो है, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम यहाँ पर आते हैं, जैसे मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल मजीद ख्वाजा, और भी बहुत सारे नाम यहाँ पर आपके आते हैं, बट यहाँ पर एक नाम दिया गया है तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट, बी तो करेक्ट हो ही जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1920 में, 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि आज के देखा जाए तो 20 यानी कि 101 साल के आसपास लगभग हो गए। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है और सभी लोग इसका जवाब दे। बताइए आप लोग, क्या आपको आज के क्वेश्चन आप सभी को इंपॉर्टेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं तो अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट दे ही रहा हूँ, बट आप सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। तो भाई भारत की किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। 22 नंबर प्रश्न है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर, द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है तमिल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया तमिल, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि किस काल की लिपि को चित्राहार लिपि या चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। किस काल की लिपि को क्या भाई, चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। इसका जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। चित्राक्षर यानी कि चित्र हो और अक्षर हो, चित्र से संबंधित वहाँ पर चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई सिंधु काल, ठीक है, सिंधु काल की जो लिपि है उसको चित्राक्षर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। देखो दूरदर्शन के प्रसारण के मैंने आपको बता दिया था, मैंने आप सभी को पढ़ाया था किसके बारे में भाई, दूरदर्शन का जो दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है आपका 1972 से स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पर रेडियो प्रसारण की बात हो रही है और जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है 1927। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर 1927 से ये चीज़ याद रखिएगा ट्रिक के रूप में, इसी को उल्टा कर दो 1972, तो दूरदर्शन का जो कार्यक्रम है तब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन जो है आपका, मैं आज के लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, ठीक है, ये आज के लिए होमवर्क आपके लिए छोड़ता हूँ। जो आपका जो मेन कमेंट बॉक्स है यहाँ पर नहीं भाई, आप लोग तो एक लाइव कमेंट बॉक्स देख रहे होगे, एक मेन कमेंट बॉक्स होगा, उसमें जो आप लोग को कमेंट करके जवाब देना है कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से आ जाता है। देखते हैं, मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि भाई गरीबों की कथकली के नाम से कौन सी जानी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए बी सी डी में से कुछ भी होगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से जो है अपने विचारों को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।